हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिका एजुकेशन हब। आज हम 2 दिन के करंट अफेयर करेंगे, 27 और 28 अगस्त का। तो फर्स्ट न्यूज़ हमारी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक सेंसस निकाला है जिसका नाम है इरिगेशन सेंसस। किसके ऊपर है ये? माइनर इरिगेशन स्कीम के ऊपर। अब ये माइनर इरिगेशन स्कीम क्या होती है? ये स्कीम किस लिए चलाई गई है? ये स्कीम इसलिए चलाई गई है कि मान लो एक एरिया है, लेकिन वहाँ पर मतलब कोई भी पानी की सुविधा नहीं है, तो अगर हम इसको इरिगेशन देते हैं कैनाल के थ्रू, कोई भी किसी भी डैम के थ्रू, तो ये जो एरिया है उसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपनी फसल को उगा सकते हैं। और ये एरिया कितना होना चाहिए? लगभग 2000 हेक्टेयर तक का होना चाहिए। ठीक है, तो ये एरिया अगर इतना है तो इसको एमआई स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा। एमआई जो स्कीम है इसको हम फॉलोइंग 2 टाइप, मतलब ये जो टाइप्स है इसके अलग अलग टाइप्स है, जिसमें डगवेल, शैलो ट्यूबवेल, मीडियम ट्यूबवेल, डीप ट्यूबवेल, सरफेस फ्लो स्कीम एंड सरफेस लिफ्ट स्कीम, ये अलग अलग टाइप्स है एमआई स्कीम के अंतर्गत। अगर हम बात करें इसकी एडवांटेजेस क्या होगी, यानी कि एक इरिगेशन, यानी कि छोटा सा एरिया है 2000 हेक्टेयर तक का, अगर हम उसको इरिगेट कर सकते हैं तो हम वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो इसके फ़ायदा ये है कि एक तो ये शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड है, यानी कि समय भी बहुत कम लगता है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए और बेनिफिट पहुंचेगा फार्मर को इमिडिएटली। ठीक है, की हाइलाइट्स, अगर कुछ की हाईलाइट करें तो लगभग हमारे पास 23.14 मिलियन एमआई स्कीम है, जिसमें से 94.8% जो है ग्राउंड वाटर स्कीम है। यूपी में सबसे ज़्यादा एमआई स्कीम, सबसे ज़्यादा जो है एमआई स्कीम है, इसके बाद महाराष्ट्र में, एमपी और तमिलनाडु में है। ड्यूरिंग सिक्स सेंसस, मतलब अब की बार जो ये सिक्स सेंसस था इसमें 1.42 मिलियन जो है एमआई स्कीम का जो हिस्सा है वो बढ़ गया है एज कम्पेयर टू फिफ्थ सेंसस। 96.6% ऑफ एमआई स्कीम कंटिन्यू टू रिमेन अंडर प्राइवेट ओनरशिप, यानी कि इतनी स्कीम जो है ये 96.6% वो प्राइवेट ओनरशिप के अंतर्गत आती है। ठीक है, और 18.1% तो वुमेन के द्वारा आउन की जाती है, यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो वुमेन का हिस्सा काफ़ी कम है। ठीक है, तो इनिशिएटिव हमने क्या क्या लिए हैं कि इसको बढ़ावा देने के लिए? एक सेंटर स्पॉन्सर प्लान स्कीम है, रेशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरिगेशन स्टेटिक्स। एमआई सेक्टर एज अ होल इज इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट हैज स्टेट की स्पेसिफिक स्कीम, यानी कि एमआई सेक्टर इरिगेशन जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है और हर स्टेट की अपनी अपनी लिस्ट होती है, वो अपने स्टेट के अनुसार अपनी अपनी स्कीम को लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सेंसस रिलीज किया है, इसमें बताया गया है कि माइनर इरिगेशन का जो हिस्सा है वो बढ़ गया है। ठीक है, जिसमें से 23.4 मिलियन स्कीम को रिपोर्ट किया गया है, यूपी में सबसे ज़्यादा स्कीम है। और 1.4 मिलियन जो है 1.42 मिलियन स्कीम जो है वो सिक्स सेंसस के दौरान अभी बढ़ चुकी हैं। 18.1% वुमेन के द्वारा है, जो काफ़ी कम है। ठीक है, इनिशिएटिव देख लिए हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। अगर कुछ परसेंटेज देखें कि सिक्स एमआई सेंसस में सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो किसका है? डगवेल का। डगवेल में अगर प्री में क्वेश्चन आ जाता है, मान लो अरेंज करो, तो कुछ भी, यानी कि अगर हम कहें तो लार्जेस्ट शेयर ऑफ एमआई स्कीम किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका है? डगवेल का, 35.8%। फिर है शेलो, मीडियम, डीप, सरफेस फ्लो स्कीम एंड सरफेस लिफ्ट स्कीम का। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, बिजनेस 20 समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली, जिसका थीम था रेज, विच मीन्स रिस्पॉन्सिबल, एक्सिलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। अभी जो B20 की जो समिट है वो अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है उनको साथ में लेकर आई है टू डेलिब्रेट एंड डिस्कस B20 इंडिया कम्युनिक। तो इसकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी? अब इसमें ये जो समिट हुई थी वो क्या क्या बात हुई थी? फर्स्ट हमारी थी ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। अभी हमें पूरा पता है कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड जो है वो मंदी से जूझ रहा है, तो इससे हमने क्या किया है, हम एक क्या करेंगे, एक ग्लोबल एसटीजी एक्सीलरेशन फंड बनाएंगे जो कि ग्लोबल पब्लिक गुड को फाइनेंस करेगा, और जो एसटीजी में पूरा करने में जो मुश्किल आ रही है, फाइनेंस की कमी हो रही है, उसको भी पूरा करेगा। ठीक है, एक फंड तैयार करेंगे
और ये जो फंड है वो G20 के कंट्रीज एंड जो कुछ नेक्स्ट 10 लार्जेस्ट कंट्रीज है वो इसको फंड को मतलब डोनेट करेगी। ठीक है, एक फंड बनाया जाएगा, किसके लिए बनाया जाएगा? गुड ग्लोबल पब्लिक गुड्स के लिए और एसडीजी गोल को पूरा करने के लिए। इंक्लूसिव जीवीसी फॉर रेजिलेंट ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें हम क्या करेंगे कि हम एफडीआई को फैसिलिटेट करेंगे, एफडीआई को ईज बनाएंगे टुवर्ड्स ग्रीन सस्टेनेबल एंड सर्कुलर बिजनेस मॉडल की तरफ। यानी कि हम अपने एफडीआई का यूज अपने सस्टेनेबल एनर्जी में, सस्टेनेबल यूज में लगाएंगे, ग्रीन में, सस्टेनेबल में, सर्कुलर इकोनॉमी में। ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटीज देखेंगे विद कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस फॉर लेस रिप्रेजेंटेटिव सेगमेंट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अब एम्पावरमेंट कैसे करेंगे? हम कुछ उसको इनक्यूबेशन सेंटर को खोलेंगे, मेंटोरशिप असिस्टेंस देंगे छोटे छोटे बिजनेस को या बिजनेस वालों को, ताकि जो राइट एक्सेस, ताकि उनको रिसोर्स का एक्सेस अच्छे से हो सके। ठीक है, अगर हम उनको रिसोर्स मतलब उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको मेंटोरशिप देंगे तो वो भी अपना काम अच्छे से कर सकेंगे। तो इससे मतलब जो छोटे बिजनेस मैन होते हैं वो भी बड़े बिजनेस के साथ मतलब साथ में आ सकेंगे और इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ यूनिफाइड स्टैंडर्ड एंड मैट्रिक्स को सेट करेंगे डिजिटल लिटरेसी के लिए। टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड R&D। हम एक वर्चुअल डिजिटल लैब को सेटअप करेंगे, लाइब्रेरी को एज अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन। यानी कि इस लाइब्रेरी से, वर्चुअल डिजिटल लाइब्रेरी से क्या होगा कि हम एक देश दूसरे देश से कोलैबोरेट कर सकेगा। ठीक है, हम एक इस्टेब्लिश करेंगे काउंसिल ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन टू लीवरेज स्पेस टेक्नोलॉजी विद फोकस ऑन वाटर कंजर्वेशन। हम एक काउंसिल बनाएंगे फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन जिसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे वाटर को कंजर्व, जिसमें ज़्यादा फोकस किस पे दिया जाएगा? वाटर को कंजर्व करने पर। फ्यूचर ऑफ वर्क स्किलिंग एंड मोबिलिटी। एक यूनिवर्सल लेबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करेंगे जो कि सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट पर, कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट का ट्रेड चल रहा है, कितनी जॉब वैकेंसी है, कितने लोग को रोजगार मिला हुआ है। तो ये सब हम एक डाटा तैयार करेंगे। ठीक है, नेशनल एनर्जी क्लाइमेट चेंज एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। इसमें हम इंटरनेशनल कार्बन मार्केट को डेवलप करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल कार्बन मार्केट से क्या होगा कि मान लो एक देश है, एक दूसरा देश है, यानी कि इस देश में मान लो ये डेवलप कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है। तो यार मान लो कि इसने अपना जो कार्बन क्रेडिट का जो मतलब मान लो कि इसको 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना था, इसने अपना जो है हिस्सा जो है इसने अपना काम पूरा नहीं किया। तो ये क्या करेगी कि ये इसको पैसे दे देगी इस कंट्री को और कार्बन ट्रेडिंग इससे खरीद लेगी, क्योंकि ये मान लो, और इसने ना इस डेवलपिंग कंट्री ने अपने देश में मतलब सस्टेनेबल एनर्जी का यूज़ किया है। कुछ मतलब मान लो विंड एनर्जी लगाई है, सोलर एनर्जी लगवाई है, कुछ भी मतलब सस्टेनेबल काम किया है। ठीक है, बायो इकोनॉमी में, सर्कुलर इकोनॉमी में काम किया है। तो ये जो डेवलपिंग कंट्री है जिसने अपना योगदान नहीं दिया था, तो वो डेवलपिंग कंट्री इस कंट्री को पैसे दे देगी और कार्बन क्रेडिट को खरीद लेगी। इससे इस डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंस मिलेगा ताकि ये अपनी जो है आगे सस्टेनेबल एनर्जी में सस्टेनेबल यूज आगे उस फाइनेंस का यूज कर सके। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो क्या क्या किया है, क्या क्या रिकमेंडेशन थी? ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। अगर मान लो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको एक सीधा सीधा कोट कर सकते हैं कि B20 की अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी उसमें जो रेस था, समय जिसका जो थीम था रेस था, उसमें एक हम सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमारा योगदान मतलब सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ झुकाव ज़्यादा है वहाँ पर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हमारा है ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी जिसमें फंड को तैयार करेंगे। इंक्लूसिव जीवीसी फॉर रेजिलेंट ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें हम एफडीआई फ्लो को ग्रीन ग्रीन मॉडल की तरफ स्टार्ट करेंगे।
फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे थ्रू इकोनॉमिक फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जिसमें हम ट्रेनिंग देंगे, मेंटोरशिप देंगे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कुछ यूनिफाइड स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को सेट करके, टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड R&D, जिसमें हम वर्चुअल लैब का यूज़ करेंगे, और काउंसिल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन को इस्टेब्लिश करेंगे। फ्यूचर है ऑफ वर्क स्किलिंग एंड मोबिलिटी, जिसमें हम एक यूनिवर्सल लेबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जिसमें लेबर की इंफॉर्मेशन रखी जाएगी, मैनेज किया जाएगा, एक सेंट्रलाइज डाटा तैयार किया जाएगा लेबर पर, ठीक है। एनर्जी क्लाइमेट एंड चेंज एंड रिसोर्स एफिशिएंसी पर एक कार्बन क्रेडिट का मार्केट जो है इसको हार्मोनाइज करेंगे। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट शेड लाइट ऑन द सोलर विंड ओरिजिन। जो हमारा सोलर ऑर्बिटल एयर स्पेसक्राफ्ट था, उसने सोलर विंड और का ओरिजिन किस तरह से हुआ है उस पर लाइट डाली है। यानी कि ये जो सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है वो किसका मिशन है, वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है और नासा का मिशन है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, ये जो स्पेसक्राफ्ट है इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने डिटेक्ट किए हैं न्यूमरस रिलेटिवली स्मॉल जेट ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसके छोटे छोटे रिलेटिवली स्मॉल जेट्स को डिटेक्ट किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइको फ्लेयर, जो कि एक मेजर सोर्स है सोलर विंड को सस्टेन करने का। यानी कि इस स्पेसक्राफ्ट ने जो स्मॉल जेट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है उसको डिटेक्ट किया है, जिसको पाइक्लोफियर कहा जाता है, जो कि मेजर सोर्स है सोलर विंड को सस्टेन करने के लिए। अब ये जो पाइकोफ्लेयर जेट है वो एक्सप्लेंड इंटरमीडिएटली फ्रॉम द स्ट्रक्चर और कोरोना, यानी कि जो कोरोना सन होता है ना, सन में ना ये कोरोनल होल्स होते हैं, ठीक है। ये जो फ्लेयर्स है वो वहीं से लिखेगी वेयर द सन का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेचेस इनटू स्पेस रेदर देन बैंक इनटू इट, ठीक है। ये जो पाइको फ्लेयर है वो कोरोना के स्ट्रक्चर से ही निकलेंगे, ठीक है। ये कंटिन्यूसली फ्लो टुवार्ड्स आउटवर्ड फ्रॉम सन। सोलर विंड हमें पता है कि सोलर से बाहर की तरफ निकलती है, सन से बाहर की तरफ, और मेनली क्या होते हैं इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं इन अ स्टेट, जिसमें हम क्या कौन से स्टेट में होते हैं, ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें प्लाज्मा की स्टेट में होते हैं, ठीक है। डिफरेंट रीजन है उन सन जो कि प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग डिफरेंट स्पीड पर और डेंसिटी पर सोलर विंड को प्रोड्यूस करते हैं। एक्टिविटी ऑन सर्च सर्विस सच एज सोलर फ्लेयर, और जिसे हम कोरोनल मास इंजेक्शन भी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है हमारी टोटल एनर्जी को दैट इज कैरिड बाय सोलर विंड एज वेल एज इट्स स्पीड। देखो सिंपल सी बात है, क्या बता रहा है ये बता रहा है, देखो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का एक मिशन था, इसने डिटेक्ट किए हैं स्मॉल जेट ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिसको क्या बोला जाता है, पाइको फ्लेयर, जो कि मेजर सोर्स है सस्टेनेबल सोलर विंड का। सस्टेन यानी कि ये सोलर विंड को सस्टेन रखे रखता है। और ये जो पाइको फ्लेयर है, ये विंड है, ये कहाँ से आती है, वो कोरोना से निकलती है, सन के कोरोना से निकलती है। सन, ये कोरोना हो गया, ये इसकी तरफ बाहर आउटवर्ड की तरफ निकलती है, जिसमें क्या होते हैं, मेनली क्या होते हैं इसमें, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लाज्मा के रूप में, ठीक है। तो ये अलग अलग रीजन होते हैं सन पे जो कि प्रोड्यूस करते हैं विंड ऑफ डिफरेंट स्पीड एंड डेंसिटी। एक्टिविटी जो जैसे सोलर फ्लेयर है, कोरोनल मास इंजेक्शन है, वो सोलर विंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, यानी कि ये ग्रेटर इनहेंस मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ये जो जितना मतलब ये ज़्यादा कोरोनल मास इंजेक्शन है, ये क्या करती है कि जो सोलर एनर्जी है उसकी जो मात्रा है उसको बढ़ा देती है। इससे बहुत ज़्यादा हमारी अर्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इससे देखो वाइल जो अर्थ का जो मैग्नेटिक्स हमारा जो अर्थ है इसका जो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इन जो कोरोना की जो कोरोनल मास इंजेक्शन है उनको डिफ्लेक्ट कर देता है, हमारे एटमॉस्फेयर की तरफ वो आने ही नहीं देता, ठीक है। क्या क्या कौन सी चीज़ है जो सन को मतलब जो सन की कोरोनल मास इंजेक्शन है फ्लेयर्स है वो आने नहीं देता, वो है हमारे अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर। मैग्नेटोस्फेयर डिफ्लेक्ट कर देता है सोलर फ्लेयर्स को। लेकिन कुछ जो चार्ज पार्टिकल है वो आ जाते हैं जो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की
का क्रिएट कर देते हैं, जिसे हम मैग्नेटिक स्टॉर्म या फिर सबस्टॉर्म का नाम देते हैं। और ये जो सबस्टॉर्म है हमें ऑरोरल के रूप में दिखते हैं। और ये ऑरोरल कहाँ पाया जाता है, हमें हमें ये ध्रुवों पर मिलते हैं। ठीक है, ये कोरोनल मास इंजेक्शन, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा मतलब हमें स्पेस, मतलब ये इस तरह से होता है और ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होके जहाँ पर हमें ध्रुवों की तरफ, पोल्स की तरफ दिखाई देने को मिलते हैं। ये हमारे जो स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज है उसको भी इफेक्ट करती है। हमारे जो रेडियो वगैरह है, रेडियो चलते हैं, जीपीएस सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, उनको भी डैमेज कर देती है। तो इसका मतलब काफ़ी इफेक्ट होता है। तो इसलिए ये स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस तरह से कोरोनल मास इंजेक्शन प्रोड्यूस होते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है। तो हमने ये न्यूज़ कवर कर ली है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है जो प्रधानमंत्री जन धन योजना हमारी गवर्नमेंट ने 2024 में लॉन्च की थी, उसके 9 ईयर कंप्लीट हो गई है। कितनी जल्दी हो गए ना। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। किस लिए लॉन्च किया था, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका नाम है मतलब जिसमें हम कहते हैं बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन अफोर्डेबल मैनर में हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, अब ये जो बेसिक सर्विस बैंक अकाउंट है उसको हम किसी भी बैंक अकाउंट में खोल सकते हैं। बैंक मित्र में पर्सन के द्वारा अगर किसी बंदे का अकाउंट नहीं है तो वो एक बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट को किसी भी बैंक ब्रांच में खोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है इसके कुछ बेसिक फीचर्स अगर हम बात करें तो इसका जो फोकस है वो क्या हो गया है, एवरी हाउस होल्ड से एवरी अनबैंक्ड एडल्ट तक, यानी कि अब हर घर में अकाउंट नहीं होगा बल्कि हर एडल्ट का एक अकाउंट होगा। इसमें हम फ्री एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस कवरेज है उसको कवर करते हैं, जिसमें पहले 1 लाख था, अब 2 लाख बढ़ा दी गई है इसकी लिमिट को। ओवरड्राफ्ट जो लिमिट है उसको भी डबल कर दिया है और इसमें जो अपर एज लिमिट है ओवरड्राफ्ट की वो भी 60 से 65 ईयर कर दी गई है। अचीवमेंट में अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ अकाउंट्स है वो 2015 से 2023 के बीच में, यानी कि 9 सालों के बीच में वो लगभग, चलिए 8 सालों के बीच में, 9 सालों के बीच में लगभग ट्रिपल हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें से वुमेन्स का अकाउंट भी अच्छा खासा है, 55.6% एंड 66.7% अकाउंट जो है वो रूरल और सेमी अर्बन एरिया से है। यानी कि वी कैन से दैट दिस हेल्प इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हम इसको यूं कोट कर सकते हैं। जो एवरेज डिपॉजिट है वो भी इंक्रीज हुआ है ओवर 3.8 टाइम बिटवीन 2015 एंड 2018। 6.26 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट होल्डर रिसीव डीबीटी फ्रॉम गवर्नमेंट की वायरस, मतलब गवर्नमेंट अलग अलग वायरस बहुत सारी सर्विसेज चलाती है, तो इसका भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में सीधा पहुंचता है। जो हमारी यूपीआई ट्रांजेक्शन्स है वो भी बढ़ी है। पहले कितनी थी, 92 करोड़ थी, अब ये देखो कितनी बढ़ गई है, लगभग 8,371 ये बढ़कर हो गई है। तो कितना मतलब इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद मिली है। अगर इसके 6 पिलर अगर हम बात करें तो क्या क्या 6 पिलर है, पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 टू एवरी हाउस होल्ड, यानी कि हर हाउस होल्ड को बैंक सेविंग अकाउंट के साथ साथ 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। और ये मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी को प्रोवाइड की जाएगी, वो उसके पिछले 6 महीने के भाई उसका क्या डाटा रहा है, उसके पास्ट में कितनी ट्रांजेक्शन की है, किस तरह का अकाउंट रहा है, उसकी हिस्ट्री को देखकर तब जाके ये इसको 10,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इसको दी जाएगी। माइक्रो इंश्योरेंस के ऊपर ध्यान है, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, दीज आर द 6 पिलर ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, देख लिया हमने कि किस तरह से मतलब हमारा जो फाइनेंशियल मतलब अच्छा खासा इसने योगदान दिया है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, लोगों को डिजिटलाइज बनाने में, हमारा रूरल एरिया तक इसने पहुंच बनाई है, वुमेन को एम्पावर किया है कि वो फाइनेंशियली अपना अकाउंट मतलब वो फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग हो सके। नेक्स्ट है हमारा एप्पल बैक कैलिफोर्निया राइट टू रिपेयर बिल इन मेजर पॉलिसी शिफ्ट। पहले तो हम आपको बता दें कि ये राइट टू रिपेयर बिल होता क्या है।
ये मतलब ये क्या होता है कि दो एंड यूज़र होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, यानी कि मेरे जैसा, यानी कि अपने जैसा आदमी जो है वो एप्पल जैसे फ़ोन को खोल लेगा और उसको रिपेयर कर लेगा। यानी कि मेरा फ़ोन अगर ख़राब हो जाता है तो मैं जाऊँगा और मतलब पास वाली दुकान के पास उसको बोलूँगा कि भैया आप मेरा जो फ़ोन है उसको ठीक कर दो। लेकिन एप्पल की क्या बात है कि वो अपनी प्राइवेसी के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से एप्पल अपनी इस राइट टू रिपेयर को जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको मानता नहीं है, ठीक है? इसीलिए जो है, जो एप्पल है वो बार-बार पीछे हट रहा है कि आई कांट शिफ्ट टू राइट टू रिपेयर बिल, ठीक है? इससे मतलब ये जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, वो क्यों लेकर आना चाहता है ये बिल? ये इसीलिए लेना चाहता है ताकि हम अपनी जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसको बढ़ावा दे सकें। यानी कि जो आम आदमी है बार-बार उसको वहाँ पर जाना पड़ता है, वो सिंपल अपने घर पर फ़ोन को ठीक नहीं कर सकता। तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान उसको झेलना पड़ता है, उसको फाइनेंशियली उसको मतलब लॉस होता है। तो इससे अगर राइट टू रिपेयर उसको बिल मतलब राइट टू रिपेयर उसका एक राइट दे दिया जाएगा कि आप खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो, तो इससे सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो इश्यूज़ होते हैं प्लांट वो भी ऑब्सोलिसिस को लेकर वो भी इशू एड्रेस हो सकते हैं, ठीक है? हमें ऑप्टिमल कॉस्ट पर हम अपने जो गैजेट्स होते हैं उसको रिपेयर कर सकते हैं। हम अपने ट्रेड को हार्मोनाइज़ कर सकते हैं बिटवीन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड थर्ड पार्टी बायर एंड सेलर। हम अपने जो छोटी-छोटी जो स्मॉल रिपेयर शॉप्स हैं उसको भी बूस्ट कर सकते हैं। तो क्या-क्या फ़ायदा मिला? प्लांट ऑब्सोलिसेंस इश्यूज़ को एड्रेस कर सकेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, जो रिपेयर है ऑप्टिमल कॉस्ट पर कर पाएँगे, हम अपने ट्रेड को हार्मोनाइज़ कर पाएँगे और स्मॉल जो रिपेयर शॉप्स है उसके बिज़नेस को भी बूस्ट मिलेगा। इंडिया में कंज़्यूमर मिनिस्ट्री ऑफ कंज़्यूमर अफेयर है, उन्होंने एक राइट टू रिपेयर पोर्टल को डेवलप किया है ताकि हम ईज़ी एक्सेस कर सकें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट्स टू कंज़्यूमर। ये कंज्यूमर को हम इजीली अपनी रिपेयर और मेंटेनेंस की इंफॉर्मेशन जो है कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सके। इसके 4 सेक्टर है, ये 4 सेक्टर कवर करता है जिसमें फार्मिंग इक्विपमेंट आते हैं, मोबाइल आते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आते हैं एंड ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट आते हैं, ठीक है? तो हमने इसमें पढ़ा राइट टू रिपेयर बिल किस तरह से एप्पल मना करता है, सर किस तरह से इसके बेनिफिट देखे। चैलेंजेस भी है इसमें कि प्राइवेसी का हनन होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है गवर्नमेंट कंसिडरिंग इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन प्रायोरिटी सेक्टर टू हेल्प फंडिंग एक्सेस। यानी कि गवर्नमेंट सोच रही है कि हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको प्रायोरिटी सेक्टर स्कीम में लाने की सोच रहे हैं। वो लाना क्यों चाहती है? ताकि उसको भी फंड प्रोवाइड किया जा सके, उसको भी फंड प्रोवाइड होगा तो इसकी भी मतलब रोजगार बढ़ेंगे, डेवलपमेंट होगा, हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ ध्यान जाएगा, सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हम अपने गोल जो हमने 2030 तक रखा है कि हम 50% जो है हम अपना आप अपने गोल को मतलब 2050 तक 2000 गवर्नमेंट कंसिडरिंग government considering inclusion of electric vehicle in priority sector scheme to help फंडिंग एक्सेस। यानी कि गवर्नमेंट जो है ईवी व्हीकल को प्रायोरिटी सेक्टर स्कीम के अंतर्गत लेकर आना चाहती है ताकि उसको भी फंड की एक्सेस हो सके। अब फंड एक्सेस हो जाएगी तो क्या होगा कि इसकी सेल बढ़ेगी, इसकी अगर इसको फंड मिलेगा तो क्या होगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी,
सेल बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होंगे, हमारी जो सस्टेनेबल इकोनॉमी है वहाँ पर भी हम इसका योगदान करेंगे, हमारा जो नेट कार्बन है हम उसको प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे फायदे हैं हमारे ईवी व्हीकल के, इन्वायरमेंट को फायदा होगा हमारे। ठीक है, तो ये सब वही है कि नीड क्या होती है, नो लैंडिंग की लो कॉस्ट होगी, फाइनेंस इंक्रीज होगा, ईवी की सेल बढ़ जाएगी, पोटेंशियल है कि इंसेंटिव दे जाएंगे, बैंक जो है इंटेंसिव देगा लैंडिंग को इन्हांस करने के लिए, एनबीएफसी को एलो करेंगे ताकि जो है ग्राउंड पर प्रेजेंस हो सके टू प्रोवाइड लोन्स टू ईवी वाइल बेनिफिटिंग फ्रॉम बैंक, यानी कि एनबीएफसी जो ग्राउंड लेवल पर बैंकिंग एक्सेस लोन प्रोवाइड करेगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, institutionalizing institutionalizing the importance of EV on इंडिया के फाइनेंसिंग, हम इसको इंस्टीट्यूलाइज कर देंगे हमारे ईवी सेक्टर को। ठीक है, अदर गवर्नमेंट स्कीम अगर हम बात करें तो एक हमारी है फेम टू पीएलआई स्कीम, ये भी हम एडवांस केमिकल सेल बैटरी की तरफ, मतलब ये इसकी स्कीम है एडवांस केमिकल सेल बैटरी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ईवी व्हीकल को प्रोड्यूस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इसको यूज़ कर सके हम। तो दीज आर द टू स्कीम अपार्ट फ्रॉम पीएलआई फॉर एडवांस केमिकल सेल बैटरी, फेम टू एंड पीएलआई स्कीम्स होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी गोल्डी लॉक सिनेरियो। अब ये गोल्डी लॉक सिनेरियो क्या होता है? गोल्डी का नाम मतलब गोल्ड, गोल्ड सोना ही सोना है ना, मतलब आइडियल, ये एक आइडियल सिचुएशन है वेयर देर इज अ स्टेडी ग्रोथ, ना तो मतलब ना तो ज़्यादा हाई होती है यहाँ पर ग्रोथ और ना ही बहुत ही कम होती, ना तो ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है ना ही ज़्यादा स्लो डाउन होता है। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि हर टाइम ही होता है, ये कभी कभी आता है हमारा, मतलब एक जैसे कहते हैं ना ईद का चांद, वो ऐसा होता है ये गोल्डी सिनेरियो। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम होती है, स्टेडी जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छे से बढ़ती होती है, हमारी इन्फ्लेशन कम होती है, इंटरेस्ट रेट भी कम ही होती है। गोल्डी लॉक फेज जो है वो टेम्परेरी होता है नेचर में। ठीक है, आफ्टर कब आता है? नॉर्मली ये आफ्टर शॉक आता है टू द इकोनॉमी ड्यूरिंग द रिकवरी एंड ग्रोथ पीरियड। नेक्स्ट हमारा है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। अब नाम से स्पष्ट है कि ये दो देशों के बीच ही होता होगा, ये एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है, दो कंट्री के बीच में होता है। किस लिए होता है? ताकि हम फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है एक दूसरे की कंट्री में बढ़ा सकें, यानी कि इंडिया, मान लो कोई दूसरी कंट्री है, इंडिया दूसरे देश में, दूसरी कंट्री हमारे देश में, यानी कि एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये इस्टेब्लिश करता है मिनिमम गारंटी रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें नेशनल ट्रीटमेंट है, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट किया जाएगा। 2025 से इंडिया ने बीआईटी साइन किए हैं कुछ कंट्रीज के साथ ऑन द इंडियन मॉडल बीआईटी ऑफ 1993 के अंतर्गत। इंडिया ने अपना जो मॉडल था इसको रिवाइज भी किया था 1993 के बाद 2015 में। अब तक 4 एग्रीमेंट इसने साइन कर दिए हैं, जिसमें से 2 जो है वो अभी करंट में फोर्स में लागू है। नेक्स्ट हमारा है मिलिट्री एक्सरसाइज। 2 एक्सरसाइज रिसेंटली न्यूज़ में रही थी, एक थी हमारी ओसिन इंडेक्स 23 एंड ब्राइट स्टार 23। ओसिन इंडेक्स किसके बीच में थी? इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में। जो ब्राइट स्टार थी वो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी जो कि इजिप्ट में हुई थी। इंडियन एयरफोर्स, पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। दूसरी कंट्री अगर हम बात करें तो यूएस, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर थी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी आईयूसीएन की इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम और टाइगर प्रोग्राम को लेकर। इन्होंने जो है एक लॉन्च किया है एक कॉल फॉर कंसेप्ट नोट फॉर फेज 4 ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम का फेज 4 स्टार्ट किया है, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम जो पैंथेरीन स्पीसीज है उसकी तरफ अब और फोकस करेंगे, यानी कि अपने जो प्रोग्राम था उसमें पैंथेरीन स्पीसीज को भी हम इंक्लूड करेंगे इन पार्टिकुलर, जिसमें लियोपार्ड और क्लाउडेड लियोपार्ड होंगे। अब ये लॉन्च कब की गई थी? 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। ये एक स्ट्रेटेजिक फंडिंग मैकेनिज्म है जो कि सपोर्ट किया जाता है जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। एक ग्लोबल एफर्ट है ताकि हम 2022 तक टाइगर की संख्या को डबल कर सकें। इसके अलावा जो
हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को क्लियर किया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल कि जो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको एज अ टाइगर रिजर्व घोषित कर देंगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो क्लियर दे दिया है, क्लियर चिट दे दी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कि वो अप्रूवल दे देगी टू डिक्लेयर कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज अ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट हमारी है मिटिगेटिंग ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। हमें पता है कि जो ह्यूमन एनिमल वाइल्ड लाइफ, जो ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट है वो रिसेंटली वो बढ़ता ही जा रहा है। अब वो अगर हम देखें तो एलिफेंट और ह्यूमन के बीच में देख लो, या फिर टाइगर के बीच में देख लो, अभी रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी। ठीक है, तो इसके लिए, इसको रोकने के लिए असम ने क्या किया है, असम ने क्या किया कि जो टाइगर का मतलब जो हैबिटाट होता है वहाँ पर नेटिव स्पीसीज ऑफ ट्रीज को प्लांट कर दिया है, यानी कि जो ट्रीज, जो पत्तियाँ, जो पेड़ वगैरह, पेड़ एलिफेंट को पसंद है वो वहाँ पर लगा दिया, ताकि ये अब एलिफेंट है वहाँ पर अपने मतलब अपने मतलब जो उसका रास्ता होता है वहाँ से, जो उसका स्थान है वो वहाँ से ह्यूमन वाले एरिया में ना जाए। तो उसमें कौन कौन से स्पीसीज इसमें बताया गया है, आंवला, बेल, गमहारी, जामुन, भूमुरा, अर्जुन, ये स्पीसीज जो है प्लांट की, उसमें प्लांट की गई है। कुछ जो है मतलब मोस्ट ऑफ दिस प्लांट जो है वो एलिफेंट की डाइट का पार्ट होते हैं। इससे और भी मदद मिलेगा कि जो डिग्रेडेड एरिया है उसको रिस्टोर किया जाएगा, एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को दूर करेगा और जो एलिफेंट की मूवमेंट है उसको भी फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, 3 हम बेनिफिट इसमें हमने देख लिया है। नेक्स्ट जो है हमारे न्यूज़ पेशेंट सेफ्टी प्रोविज़न को लेकर है, जिसमें बताया, पहले तो बता दो कि पेशेंट सेफ्टी होता क्या है। देखो, ये पेशेंट की फ्रीडम के ऊपर बात है कि उसको अननेसेसरी हार्म से बचाया जाएगा। ठीक है, मैम, जो क्या होता है, देखो हमारे यहाँ पर डॉक्टर मतलब पूरे डॉक्टर तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक पेशेंट की जान भी चली जाती है, तो इससे को ही हम बोलेंगे पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी का मतलब है कि हम पेशेंट को अननेसेसरी हार्म से बचाएंगे, यानी कि फ्रीडम है, उसकी आज़ादी, फ्रीडम है पेशेंट की फ्रॉम अननेसेसरी हार्म या फिर पोटेंशियल हार्म दैट इज एसोसिएटेड विद द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर। अब इसके लिए प्रोविज़न अगर हम देखें तो पहला प्रोविज़न तो है हमारा हिप्पोक्रेटिक ओथ, पता है हमें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी दिया गया है कि मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज को लेकर लीगल राइट ऑफ पेशेंट्स क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के अंतर्गत दिए गए हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एंड ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैव मैकेनिज्म कि वो पेशेंट को ओवरचार्ज करने से बचाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ मतलब ये अपनी मेडिसिन की जो है प्राइस फिक्स करता है कि इससे ऊपर आप पेशेंट को दवाई नहीं दे सकते, तो ये मतलब ये फिक्स करता है। ठीक है, तो जिससे ओवरचार्ज जो पेशेंट चेज जिससे जो पेशेंट है ओवरचार्ज किए जाते हैं उससे बच सके। ठीक है, तो हमने देखा कि पेशेंट सेफ्टी होता क्या है, प्रोविज़न क्या है इंडिया में। 4 प्रोविज़न है। पहला हिप्पोक्रेटिक ओथ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी एंड डीजीसीआई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2023 को नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि इंडिया की अचीवमेंट ऑफ चंद्रयान 3 को लेकर। इस दिन सॉफ्ट लैंडिंग हमारे चंद्रयान 3 ने मून के साउदर्न पोल पर की थी। ठीक है, द प्लेस जहाँ पर विक्रम लैंडर ने टच किया था लूनर के सरफेस को, उसको क्या बोला गया है, शिव शक्ति का पॉइंट। और जहाँ पर चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग जो हुई थी उसको क्या बोला है, 2019 में जो की गई थी उसको बोला है तिरंगा। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग को बोला है शिव शक्ति पॉइंट, और जो क्रैश लैंड हुआ था हमारा उसको बोला है तिरंगा। इसी बीच एक हमारा पेलोड है जिसका नाम है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसको ऑन बोर्ड किया गया है विक्रम लैंडर पर, जो कि जिसने नोटिस किया है कि चंद्रमा पर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर -10 डिग्री तक का वेरिएशन है, टेम्परेचर वेरिएशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है G20 कल्चर मिनिस्टर मीटिंग कंक्लूडेड। एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है काशी कल्चर पाथवे, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने कल्चर को बढ़ावा दिए जाएंगे
बढ़ावा देंगे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका जो रिपोर्ट है इन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम है शेपिंग द ग्लोबल नैरेटिव फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ रिपोर्ट। ठीक है, इसमें हम क्या क्या काम करेंगे, प्रायोरिटी प्रिंसिपल है जिसमें प्रोटेक्ट करेंगे और रिस्टिट्यूशन करेंगे हमारी कल्चर प्रॉपर्टी को, हमारी जो लिविंग हेरिटेज है उसको हार्नेस करेंगे ताकि हम अपनी जो फ्यूचर है उसको, फ्यूचर जनरेशन है उसको भी इसका मतलब आगे प्रोवाइड कर सके, उसका आदान प्रदान, अपनी जो लिविंग हेरिटेज है उसको भी सस्टेनेबल यूज़ कर सके। प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री एंड क्रिएटिव इकोनॉमी। नेक्स्ट है लिवरेज करेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी को फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ थी सीतागली आर्ट। सीतागली आर्ट जो है वो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरल में ओरिजिनेट हुई थी, एक फोक आर्ट है ये। ठीक है, ये किसका पार्ट है, हार्वेस्ट फेस्टिवल ओनम का पार्ट है जिसमें रामायण के कुछ सीन दिखाए जाते हैं और कैरेक्टर जैसे कि राम, सीता, रावण, हनुमान जैसे जो कैरेक्टर है उसको पोर्ट्रेट किया जाता है। इसमें ब्लेंड ऑफ सॉन्ग, स्टोरी टेलिंग या फिर फास्ट मूवमेंट भी होता है। प्रोप्स एंड इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किए जाते हैं ताकि जितने भी ये जो परफॉर्मेंस है मटेरियल्स है वो बम्बू और पाम की ट्री से बनाए जाते हैं। ठीक है, सीताकली आर्ट केरल की कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में एक फोक आर्ट है, ओनम फेस्टिवल पर परफॉर्म किया जाता है। रामायण से इसकी कुछ मतलब रामायण से इसका पार्ट लिया जाता है, जो ड्रामा वगैरह है वो रामायण से प्रेरित होता है। स्टोरी टेलिंग के रूप में इसमें बताया जाएगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो नेचुरल मटेरियल से बनेंगे। नेक्स्ट हमारी है प्लेसेस इन न्यूज़। जिम्बाब्वे जो है न्यूज़ में रहा जिसमें जो करंट प्रेसिडेंट है उसको दोबारा से री इलेक्ट किया गया है। इसकी पॉलिटिकल बाउंड्री अगर हम देखें तो ये साउथ सेंट्रल अफ्रीका में पड़ता है, जो कि बॉर्डर अगर हम देखें तो बोत्सवाना, जाम्बिया, मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका, ये 4 कंट्री है जो कि बॉर्डर इसके लगती है। इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट नियागनी है। लेक करीबा लोकेटेड ऑन बॉर्डर बिटवीन जाम्बिया, देखो ये जाम्बिया हो गया और ये जिम्बाब्वे, इसके बॉर्डर पर है लेक करीबा जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन मेड लेक है बाय वॉल्यूम। मेजर रिवर है जम्बेजी, पुंगवी, बूजी, सेवी एंड लिम्पोपो रिवर। तो यहाँ पर हमारी न्यूज़ ख़त्म होती है। अगर आपको न्यूज़ पसंद आए मतलब सॉरी जो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिए ना ही मत। थैंक यू।